गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम 12th क्लास बायोलॉजी साइंस की ऑनलाइन क्लासें हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, समझें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो आज हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, नया वीडियो बनाते हैं 12th बायोलॉजी क्लास के लिए। आवर्तबीजी पादपों में जनन अपना पहला पार्ट है बायोलॉजी के लिए। आवर्तबीजी पादपों में जनन। आवर्तबीजी का मतलब होता है ऐसे बीज जिन पर आवरण होता है, अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये जो आवर्तबीजी पादप होते हैं इनके जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का मतलब इनमें जो फेरबदल होता रहता है, बदलाव आता रहता है। इनकी जो संरचना होती है, इनका जो शरीर होता है, उनमें द्विगुणित बीजाणुविद की संरचना पाई जाती है और इनमें सौकोशी इनकी विशेषताएं होती है। सौकोशी होते हैं, दीर्घजीवी लंबे समय तक जीवित रहने वाले होते हैं, मूल पाई जाती है, स्तंभ पाए जाते हैं, तना पाया जाता है, पत्तियों में ये विभेदित होता है। इनके अंदर जो युग्मकोद्भिद जो होती है अवस्था, वो दूसरी पीढ़ी होती है जो कि अगुणित होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। इसके अलावा ये जो अगुणित युग्मकोद्भिद जो अवस्था होती है वो अल्पजीवी और अत्यंत हास्यित होती है, यानी कम समय के चलने वाली और तुरंत ही नष्ट होने वाली होती है। धीरे धीरे द्विगुणित पीढ़ी दर विकसित होती जाती है, इसमें अगुणित से द्विगुणित बन जाती है। इसके अलावा इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता जो ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। अब आवर्तबीजियों में जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ज़्यादातर इसी प्रकार के जनन में पाए जाते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन की जो विधियां होती है उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जनन की इस विधि में लैंगिक जनन की जो आवश्यक घटनाएं होती है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन जो होता है या युग्मकों का जो संलयन होता है वो नहीं होता इनमें। लैंगिक जनन के अंदर तो होता है लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर ये नहीं होता। इसी कारण इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन या असंग जनन भी कहा जाता है। असंग जनन जिसमें असमानताएं होती है। इस प्रकार इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियां जो संततियां उत्पन्न होती है वो आनुवांशिक रूप से जो जनक पौधे होते हैं, पैतृक पौधे होते हैं, उनके समान होते हैं। इसके अलावा इसकी जो विधियां होती है, आवर्तबीजी विधि में जो अलैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अनिषेक बीजता और दूसरा जो होता है वो होता है कायिक जनन। ये दो प्रकार के इसमें अलैंगिक जनन होता है। अनिषेक बीजता में क्या होता है, अनिषेक ए का मतलब हो गया बिना निषेचकता का मतलब हो गया निषेचन, बिना निषेचन के, यानी इसमें प्रवर्धन बीज के द्वारा ही होता है, कोई निषेचन नहीं होता। इन बीजों के विकास में कोई अर्धसूत्रीय युग्मकों का संलयन नहीं होता है, लेकिन जो प्रवर्धन होता है, जो बदलाव आता है, जो शरीर बनता है वो बीज के द्वारा ही होता है। अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे बीजों से नए पादपों का निर्माण होता है। ऐसे बीजों से नए पादपों का निर्माण होता है जो बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के या युग्मकों के संलयन के होता है। दूसरा है कायिक जनन, या जिसको हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो ये तो बीजों के द्वारा होता है अनिषेक बीजता तो, लेकिन कायिक जनन जो होता है वो बीज के अतिरिक्त पौधे के जो अन्य कोई कायिक भाग होते हैं उनके द्वारा होता है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, बीज के अलावा सभी उन प्रवर्धों से जो जनन होता है उनको कायिक जनन कहते हैं। और इसमें जो जन अंग भाग लेते हैं उनको प्रवर्ध कहते हैं। ये जो जनन है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा होने वाला, कृत्रिम मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं। इसकी कुछ विधियां होती है, जिसमें पहला आता है तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक रूप से ही जनन होता है। जैसे प्रकंद होता है, रूपांतरित तने होते हैं, रूपांतरित जो तने रूपांतरित हो जाते हैं उसमें, जैसे एक तो प्रकंद है, प्रकंद
जिसका उदाहरण आता है अदरक, अदरक आता है। इसके अलावा एक कंद होता है, कंद मूल के रूप में, वो होता है आलू। एक होता है सल्क कंद, जिसपे छिलके से पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। सल्क कंद वो होता है क्या, लहसुन, लहसुन पे हल्के हल्के छिलके पाए जाते हैं। इसके अलावा घन कंद होते हैं, जिसमें कंद जो होता है वो घने रूप में पाया जाता है, जैसे अरबी। इसके अलावा ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी जो मतलब भूमि के कुछ ऊपर पाए जाते हैं, जैसे घास। अंतर भूविस्तारी जो जमीन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, जैसे पुदीना की घास। इसके अलावा भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी जो भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, ये सब। इसके अलावा इसमें जो विधियां होती है प्राकृतिक तनों के द्वारा, उसमें ये जो पौधे के गुणनों में मदद करते हैं। पौधे के गुण अलग अलग आते हैं, तनों के द्वारा हो गए, तने हैं सारे, ये तनों के रूप में आते हैं। इसके अलावा घास है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा अरबी है, ये सब इसके उदाहरण आ जाते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के। दूसरा है जड़ों द्वारा, दूसरा आ जाता है जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें जो होती हैं वो प्रवाह को उत्पन्न करती है। प्रवाह किसे कहते हैं, जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है, तो जड़ें निकल के बाहर आती है, वो प्रवाह का रूप निर्माण कर लेती है और नए पौधे के रूप में ये वृद्धि करते हैं, जैसे नीम है, चमेली है, बुलबुल है, शीशम है, ये सब। कुछ पौधों में कंदीय मूल होती है, कंदीय मूल यानी कुछ पौधों में तो कंदीय मूल मुख्य जड़ पाई जाती है, जो अपस्थानी कलिकाओं द्वारा घिरी रहती है, अपस्थानी कलिकाओं को उत्पन्न करती है, यानी उस मुख्य जड़ से अपस्थानी कलिकाएं निकलती है बहुत सारी, है ना। इसके बाद में मात्र पादप के, और जो ये अपस्थानी कलिकाएं होती है वो मात्र पादप के समान पौधे उत्पन्न करते हैं, मात्र पौधे के समान अलग अलग पौधे उत्पन्न कर लेते हैं, जैसे शक्करकंद हो गया अपना, या एस्केबरेस हो गया, या डहेलिया हो गया, ये कुछ उदाहरण है इसके। ये जड़ों के द्वारा हो गया, जिसमें जड़ें निकल करके, जड़ें छोटी छोटी जड़ें, अपस्थानिक जड़ें निकल करके नए पादप का निर्माण करती है। इसके अलावा तीसरा होता है वो पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, जैसे पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा ये उदाहरण हो गया पत्थर चट्टा का, जिसको हम राइफिलियम भी कहते हैं। इसकी जो पत्ती होती है, इसकी पत्ती में कुछ ऐसे कलिकाएं निकल जाती है कहीं कहीं पर, है ना। ये कलिकाएं निकलती है, जिसको हम जहाँ से पत्तियों के किनारों से किनारों पर, पत्तियों के किनारों पर एक पादप होता है बिगोनिया, उसमें पर्णवंत जो होता है जहाँ से पत्ती जुड़ी हुई रहती है, ऐसे पादप के जिस भाग से पत्ती जुड़ी रहती है, तो उसको कहते हैं पर्णवंत। या पर्ण शिराओं की सतह से, पर्ण शिराएं जो होती है यहाँ से निकली, उसकी शिराओं से कई कलिकाएं निकलती है, ऐसी छोटी छोटी कलिकाएं निकलती है, जो निकल करके क्या करती है, ये पत्ती जैसे जड़ करके नीचे गिर गई तो ये नए पादप का निर्माण करेगी। ये इसमें सेम लक्षण उसी पैतृक पादप के समान होगा। एक चौथा है इसका जननांगों द्वारा, जननांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। इसमें कुछ पादपों में पुष्प कलिकाएं होती है, पुष्प कलिकाओं के स्थान पर, यानी जहाँ पर फूल निकलना चाहिए उस फूल के स्थान पर एक क्या निकल जाती है, जैसे एक पत्र कलिकाएं निकल जाती है, ऐसे लंबी शाखाएं निकल जाती है, ऐसे लंबी शाखाएं निकल जाती है, पत्र कलिका निकल जाती है और ये भूमि पे गिर जाती है। फिर जैसे यहाँ से ये पादप है ना, इस पादप से यहाँ फूल निकलना चाहिए, लेकिन फूल की जगह पत्र कलिकाएं निकल जाती है और ये पत्र कलिकाएं जमीन पे गिर जाती है, नए पादप का निर्माण कर ले जाती है। रामबास है, रतालू है आदि इसका उदाहरण हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा अलैंगिक जनन हो जाता है, जिसमें दो आ जाती है विधियां, एक तो अनिषेक बीजता है ना, और एक आ जाता है कायिक जनन। अनिषेक बीजता में यानी कि बिना बीज के, अनिषेक जनन यानी कि पर्ण तो जो जनन तो होता है वो केवल किसके द्वारा होता है, परिवर्तन तो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन बीजों का जो विकास है वो उसमें युग्मोत्सलयन नहीं होता है, बीजों के द्वारा होता है लेकिन बीजों का विकास नहीं होता। कायिक परिवर्तन में बीज के अतिरिक्त सभी भाग आ जाते हैं, है ना। अब ये कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कायिक। कृत्रिम प्राकृतिक में आ गया तनों के द्वारा, जिसमें आलू और शकरकंद, आलू और उसका अदरक का उदाहरण हमने पढ़ा। इसके बाद में जड़ों के द्वारा आ गया, जिसमें बड़े जड़े बड़े बड़े पौधों का निर्माण कर लेती है। फिर पत्तियों द्वारा जैसे पत्थर चट्टा, और फिर जननांगों के द्वारा जैसे कि उदाहरण रतालू वगैरह आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक कायिक जनन आ जाता है अलैंगिक जनन में। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन के बाद में कृत्रिम कायिक जनन पढ़ेंगे, जिसमें मनुष्य के द्वारा ये विधि अपनाई जाती है। ये मानव द्वारा निर्मित होती है और इसमें वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इसमें पौधों का निर्माण किया जाता है। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसा पहला है कर्तन, पहली है कर्तन जिसको हम कटिंग कहते हैं। दूसरा है स्तंभ कर्तन, दूसरा है स्तंभ कर्तन जिसको हम स्टेम कटिंग कहते हैं।
फिर तीसरा कहते हैं दाब लगाना, दाब लगाना, और जिसमें दाब लगाने में एक तो आती है टीला दाब और दूसरी आती है टीला दाब और दूसरी आती है वायु दाब। इसके अलावा जो ये कर्तन आ गया, कर्तन में आ गया एक तो स्तंभ, कर्तन में आ गया एक तो स्तंभ कर्तन, इसके अलावा दूसरा है मूल कर्तन जड़, ये दो है। दूसरा है दाब लगाना, दाब लगाना में आ गया टीला दाब और वायु दाब। इसके अलावा तीसरी विधि जो आती है वो आती है रोपण, तीसरी विधि आती है वो रोपण आती है, जिसमें अलग अलग प्रकार का है, जैसे जिव्यारोपण, जिव्यारोपण, दूसरा है फच्चारोपण, फच्चारोपण, और तीसरा है कीट रोपण, कीट रोपण, और चौथा होता है कलिका रोपण। इस प्रकार इसकी 4 विधियां आती है, जिव्या, पच्चर, किरीट और कलिका। तो सबसे पहले हम कर्तन विधि देखते हैं। कर्तन में क्या होता है, इस विधि में पौधे के मतलब पौधे का जो स्तंभ का जो भाग होता है, पहला सॉरी इसका कर्तन में यानी काट करके लगाना, कर्तन का मतलब है काट करके लगाना, जिसमें पहला स्तंभ कर्तन है। तो स्तंभ में क्या होता है, पौधे के स्तंभ भाग को क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके जमीन में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इससे वो जो छोटे छोटे भाग होते हैं वो प्रवर्धन करके क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसमें कई कारक इसको प्रभावित करते हैं, जैसे उस जो कर्तन हमारी है, कलम है, उसकी जो लंबाई है वो, मात्र पौधे की आयु कितनी है, रोपाई का वातावरण कैसा है, ये सब कारक इसको प्रभावित करता है। इसके उदाहरण आ गया जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है इत्यादि। स्तंभ यानी तने को काट करके जगह जगह लगा दिया जाता है। दूसरा है मूल कर्तन, इसमें क्या होता है, इस विधि द्वारा जिन पौधों में कायिक परिवर्धन करना होता है उसके उदाहरण जैसे नींबू है, अमरूद है, सेब है, इस चेरी है आदि। इसमें क्या किया जाता है, पौधे की जो अंतर्गत जो मूल होती है, जड़ होती है, उसके टुकड़ों को काट करके ऊर्ध्व स्थिति में, ऐसे खड़ी स्थिति में टुकड़े काट करके उसको खड़ी स्थिति में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ताकि शीर्ष भाग पर जो निकलने वाली, शीर्ष भाग पर जो उपस्थानी कलिकाएं होती है वो निकल सके आसानी से, और आसानी से वो मतलब प्रवर्ध कर सके, बढ़ सके। तो इस प्रकार उसको ऊर्ध्व स्थिति में जड़ को काट करके लगा दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी विधि आती है इसकी दाब लगाना। दाब लगाने में इसमें क्या होता है, या तो किसी शाखा को या टहनी को या तने को क्या किया जाता है, अलग अलग स्थितियों में अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित यानी मुख्य पादप से दाब लगा करके उसको अलग अपस्थानिक जड़ें निकालने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है, इसमें जिससे फिर वो नया प्रोह बनता है। इसमें 2 विधियां हैं, एक तो टीला दाब, जिसमें क्या करते हैं जैसे कोई पौधा होता है, उसकी कोई शाखा होती है जो झुकी हुई होती है, तो उसकी झुका करके उसको जमीन में थोड़ा सा दाब दिया जाता है, उसको नमी रखी जाती है उसमें, और मतलब इस प्रकार दबा जाता है कि जमीन पर दाब दिया जाए, और शाखा का शीर्ष भाग, जो शीर्ष भाग होता है आगे वाला, वो जमीन से बाहर रहना चाहिए। और कुछ समय बाद जमीन में गड़े जो स्तंभ की जो शाखाएं हैं, पर्वसंधियां, अपस्थानिक जड़ें, यहाँ से इसमें अपस्थानिक जो पर्वसंधियां इसमें दबनी चाहिए, 1-2 पर्वसंधियां आनी चाहिए जमीन के अंदर। तो उससे क्या होता है कि अपस्थानिक जड़ें निकलती है, फिर कुछ समय बाद में उसको मूल शाखा से काट करके अलग कर दिया जाता है, जिससे नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे चमेली, जैसे इसका उदाहरण हो गया चमेली और मोगरा, चमेली और मोगरा। इसके अलावा आता है फिर वायुदाब, या इसको हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं, गुट्टी लगाना। इसमें क्या होता है कि किसी पादप में जो शाखा होती है, किसी पादप में शाखा होती है, 2 शाखाएं, जैसे मान ली 2 शाखाएं निकल रही है, तो यहाँ पर पहले तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा छील देंगे चारों तरफ से, शाखा को थोड़ा सा छील देंगे। जिस शाखाएं जो मोटी होती है उसमें क्या होता है, मोटे स्तंभ या जो शाखाएं होती है, तने होते हैं, उसके चारों ओर की जो भारी परत होती है उसको छील करके उसको उसकी वलय को हटा देते हैं, छाल को हटा देते हैं। छाल रहित भाग को किसी मौस से, रुई से, या जो अपनी बोरी का टुकड़ा होता है उससे बांध देंगे, उसको नम बनाए रखेंगे। ऊपर एक मटका बांध देंगे ऊपर, जिसमें बूंद बूंद करके पानी उस पर गिरता रहे, ताकि उसमें नमी बनी रहे। कुछ समय बाद में वो क्या होता है, उससे शाखाएं निकल जाती है, अपस्थानिक शाखाएं निकल जाती है, जड़ें निकल जाती है, फिर उसको काट करके अलग करके उसको जमीन में लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसमें 4 से 8 सप्ताह का समय लगता है लगभग। तो उसको काट करके मिट्टी में लगा देते हैं, तो नया पादप का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये दाब लगाने की 2 विधियां होती है। इसमें पादप को ऐसे ही लगाया जाता है, तो झुका करके इसको जो कठोर होती है, मजबूत होती है, जड़ें, तने वगैरह, उसको लगा दिया जाता है। अब तीसरी विधि होती है रोपण। रोपण विधि में क्या किया जाता है,
कि हम अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों को काट करके या उसकी शाखाओं को या टहनियों को काट करके लगाते हैं। रोपण में क्या होता है कि दो विधियां में, इस विधि में दो अलग अलग पौधे होते हैं, जिसमें एक में उच्च क्षमता के गुण होते हैं, एक में निम्न क्षमता के गुण होते हैं। तो दो अलग अलग पौधे को काट करके, एक के ऊपर वाला हिस्सा एक का नीचे वाला हिस्सा काट करके उनको संयुक्त करके पौधे को इस प्रकार जोड़ देते हैं और उसमें क्या किया जाता है, अच्छी किस्म का पौधा लगाया जाता है। जिससे पादप के उस हिस्से को जिसका रोपण किया जाता है उसको तो कहते हैं कलम, जिसको ऊपर डाला जाता है उसको रोपण कहते हैं, और जिसके ऊपर उस कलम को लगाया जाता है, जिसको नीचे वाला पौधा होता है, उसको कहते हैं स्कंद। कलम व स्कंद को खस करके बांधते हैं दोनों को। स्कंद जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है जो जमीन के अंदर है, इसको तो यहाँ से काट दिया, ऊपर कोई दूसरे पौधे की शाखा है वो उसको यहाँ से लगा दिया, तो ये तो हो गई कलम और ये हो गया स्कंद। तो इनको दोनों को यहाँ कटे हुए भाग से इस मजबूती से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे कि दोनों की एधाएं जो होती है, कैम्बियन जो होती है, ये जो शाखाएं होती है वो आपस में मिल सके और फिर धीरे धीरे वो क्या होती है, संवहन ऊतकों का निर्माण कर लेती है। धीरे धीरे संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसमें भोजनकार जलकर आवागमन हो जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे हम अच्छे गुणों वाले पौधे तैयार कर सकते हैं, जैसे गुलाब है, आम है, अमरूद है, सेब, नींबू वगैरह जो है। अब इसकी कुछ विधियां हैं, रोपण की कुछ विधियां हैं, जिसमें पहला आता है आपका जिव्यारोपण। जिव्यारोपण इस प्रकार की ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये स्कंद है जो जमीन के ऊपर लगा रहता है स्कंद, और कलम समान मोटाई के होते हैं, यानी कलम जैसे स्कंद इतनी मोटाई का है तो कलम भी इतनी ही मोटाई की होगी। इसमें 5 से 8 सेमी का क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, और वो चीरा उसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं दोनों में। इसमें कलम को भी इस प्रकार से चीरा लगाते हैं, जैसे इसको हम पहले यहाँ ऐसे काटेंगे, वी शेप में ऐसे काट देंगे, है ना। फिर इसे इसी प्रकार इसमें कलम को भी ऐसे काट देंगे ऐसे। फिर इसको दोनों को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, जोड़ करके कस करके बांध देंगे। इसको कलम को इस प्रकार चीरा लगाते हैं ताकि स्कंद में आराम से फिट हो जाए। इस प्रकार चीरा लगाएंगे वो स्कंद में फिट हो जाए, बाद में कस करके बांध देते हैं इस प्रकार। ये तो हो गया वी शेप वाला, दोनों को वी शेप करके काट देंगे। फच्चर रोपण में क्या होता है, स्कंद और कलम का व्यास, दोनों का व्यास, इसमें भी क्या होता है, फच्चर रोपण में भी क्या होता है, स्कंद और जो कलम होता है उनका व्यास लगभग दोनों का समान होता है, और इनमें भी क्या होता है, स्कंद में वी शेप का चीरा लगाते हैं, स्कंद में वी शेप का चीरा लगाते हैं, जबकि कलम में वेज के आकार का। जैसे इसमें तो हमने लगा दिया ऐसे वी शेप का चीरा लगा दिया ऐसे, फिर इसमें क्या करेंगे, ऐसे वेज के आकार का चीरा लगाएंगे, तो जो इसमें आसानी से ये प्रवेश कर सके, और फिर उसको आराम से बांध देंगे, फिर नए पादों का निर्माण हो जाएगा, नए गुणों वाले पादों का निर्माण होगा। फिर तीसरा है कीट या मुकुट रोपण। इसमें स्कंद की मोटाई, जो स्कंद की मोटाई है उसमें क्या होता है, जैसे स्कंद तो थोड़ा मोटा ज्यादा होता है, और जो कलम होती है वो हल्की होती है, कम व्यास वाली होती है। तो इसमें कई गुना, इसमें क्या किया जाता है कीट रोपण में, कि स्कंद की मोटाई कलम से कई गुना ज्यादा होती है, जिससे कई कलमें स्कंद पर एक साथ लगाई जा सकती है, रोपित की जा सकती है। इसके अलावा चौथा है कलिका रोपण। इस विधि में क्या किया जाता है, कलिका का रोपण किया जाता है स्कंद की छाल में। कलिका का रोपण करेंगे, इसमें कलिका जो पादप की कलिका होती है उसका रोपण करेंगे। पहले तो क्या करेंगे कि स्कंद में हम टी शेप में चीरा करेंगे ऐसे, टी शेप में चिरा करेंगे। फिर क्या करेंगे, कलम की उसको कलिका को भी इसी के अंदर रोपत कर देंगे कलिका को, और उसको कस करके बांध देंगे। पहले तो इसके अंदर में टी आकार का चीरा लगाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे चीरा लगा के टी आकार, फिर उसमें कलिका का रोपण कर देंगे, और कलिका का रोपण करके उसको अच्छी तरह से बांध देंगे। तो क्या हो जाएगा कि उसमें नए गुणों वाले पादप होते हैं। इसे जो रोपण वाली विधि है उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नए अच्छे गुणों वाले पौधों का चुनाव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये लैंगिक जनन की विधियां हो गई। अलैंगिक जनन में दो प्रकार का हमने अलैंगिक जनन पढ़ा, अनिश्चयक बीज तथा कायिक जनन। अनिश्चयक बीजन बीजों के द्वारा ही प्रवर्धन होता है, लेकिन उसमें युग्म संलयन नहीं होता। कायिक जनन में प्राकृतिक और बीज के अतिरिक्त बाकी सभी जड़ तना पत्तियों से कायिक जनन होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम होता है। प्राकृतिक की जो होता है, उस प्राकृतिक के अंदर हम देखें
तो सबसे अच्छी बात यह है प्राकृतिक के अंदर कि उसमें एक तो होता है तनों के द्वारा, जैसे आलू, और जड़ों के द्वारा शीशम, नीम वगैरह, और फिर पत्तियों के द्वारा और जन्नांगों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। और कायिक जनन में जो कृत्रिम कायिक जनन है उसमें कर्तन आ गया, जिसमें स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन, और दाब लगाने में टीला दाब और वायु दाब, जिसको गुट्टी लगाना भी कहते हैं। और फिर रोपण विधि में जिव्य रोपण, कीट रोपण, तच्चर रोपण और कलेका रोपण आ जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट जो जनन आता है हमारा वो आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन आता है, ये पेड़ पौधों में आवर्तबीजियों की जो पादप होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? केवल पुष्पों के द्वारा होता है। पुष्पों में यानी फूलों के द्वारा होता है। पुष्प एक सीमित वृद्धि करके क्या करते हैं? रूपांतरित प्रवाह का निर्माण कर लेते हैं। सीमित वृद्धि करते हैं, फिर धीरे धीरे रूपांतरित प्रवाह का निर्माण कर लेते हैं। फूल जो होता है ना, उस फूल जिस जो पुष्प होता है एक वृंत पर लगा होता है ना, जैसे ये लगा हुआ है किसी शाखा पे, तो एक वृंत से जुड़ा हुआ है, उसको कहेंगे हम पुष्प वृंत। क्या कहेंगे? पुष्प वृंत बोलेंगे। और पुष्प वृंत का जो शीर्ष भाग है, ऐसे ऐसे ये शीर्ष भाग है, एक शीर्ष भाग जो फूल करके चौड़ा हो जाता है, उस फूल करके चौड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, जिसपे फूल टिका हुआ रहता है, पुष्पासन कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में 4 भाग होते हैं। इस पूरे फूल में क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। यदि ये चारों उपस्थित हैं, यदि ये चारों भाग फूल में उपस्थित है तो उस फूल को हम पूर्ण पुष्प कहेंगे, और चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उसको अपूर्ण पुष्प बोलेंगे। जैसे पूर्ण पुष्प का तो उदाहरण हो गया सरसों, मटर, और अपूर्ण पुष्प का उदाहरण हो गया लौकी या पपीता। अब इसमें हम 4 भागों या चक्रों से पुष्प जो होता है वो चारों कौन कौन से 4 भागों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले तो आता है बाह्य दलपुंज, जिसको हम कैलिक्स बोलते हैं। बाह्य दलपुंज ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। सबसे बाहरी चक्र होता है जो बाह्य दलों से मिलकर, जो हरे रंग का होता है, सबसे फूल के सबसे बाहर की ओर एक गोल आकृति का बना हुआ होता है, पंखुड़ियों के रूप में हरी पत्तियों के, उसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और इसके एक सदस्य को कहते हैं बाह्य दल, यानी इसको हम कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा जो चक्र आता है वो आता है दलपुंज। जो फूल की जो पंखुड़ियां आती है उनको हम पूरे को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और इसके एक सदस्य को हम बोलते हैं दल। जैसे ये एक पंखुड़ी तो दल हो गया, ये सारे हो गए तो दलपुंज हो गया। इसके अलावा तीसरा भाग होता है वो होता है पुमंग। पुमंग, जो पुमंग कहेंगे किसको? ये दलपुंज के अंदर, ये जो दलपुंज है इसके अंदर पुष्प का नर जनन भाग है। ये वाला पुष्प का नर जनन अंग है। पुमंग की जो एक इकाई होती है, यानी एक इकाई को, बहुत सारे होते हैं तो एक इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर। एक इकाई को बोलेंगे पुंकेसर, जो मुख्य नर जनन अंगों में गिना जाता है। पुंकेसर मिलकर बना होता है किससे? पुंकेसर मिलकर बना होता है एक तो परागकोश के अलावा पुतंतु, और पुतंतु के अलावा योजी। ये 3 भागों से मिलकर के ये पुंकेसर बना होता है। चौथा जो भाग होता है वो होता है जायांग, जो स्त्री केसर वाला भाग होता है, यानी कि नर जनन अंग होता है। पुष्प के सबसे भीतर में पाया जाता है, उसको जायांग कहते हैं। मादा जनन अंग होता है। ये स्वयं अंडकों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अंडक, छोटे छोटे अंडक पाए जाते हैं, उन सब से मिलकर के ये जायांग बना होता है। इसमें एक अंडक किसका निर्माण करता है? अंडाशय का। अंडाशय यानी जो अंडक होता है वो किससे? अंडाशय से, वर्तिका से और वर्तिकाग्र से, इन 3 भागों से मिलकर ये अंडक बना होता है। जायांग को स्त्रीकेसर भी कहते हैं। जायांग का दूसरा नाम हम स्त्रीकेसर भी कहते हैं, जो मुख्य मादा जनन अंग होता है। बाह्य दलपुंज और दलपुंज आपस में बंधे होते हैं और इन्हें पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं। ये बाह्य दलपुंज आपस में जुड़े हुए भी रह सकते हैं, चिपके हुए रह सकते हैं, तो इनको सहायक चक्र कहते हैं। और जायांग और जो पुमंग होते हैं उनको क्या कहते हैं? जनन चक्र। इनको कहते हैं जनन चक्र। पुमंग और जायांग को प्रत्यक्ष रूप से ये जनन में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं, तो इनको हम जननशील चक्र या जनन चक्र कहते हैं।
इस प्रकार ये छोटे छोटे बीजों के रूप में पाया जाता है जो जायांग होता है। अब ये लैंगिक जनन हो गया। अब इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस प्रकार से होती है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कि आवर्तबीजी पादपों में जो जनन होता है दो प्रकार का होता है। एक हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा हो गया लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दो प्रकार का, एक अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता और कायिक जनन, अनिषेक बीज में प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, बीज के अतिरिक्त सभी भागों से जड़ तना पत्तियों से होने वाले जनन को प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में एक तो तनों के द्वारा, जिसमें आलू हमने पढ़े, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और जननांगों के द्वारा, इसके अलावा मूलों के द्वारा, नहीं तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और एक भाग और है उसका है पत्तियों के द्वारा जिसमें पत्थर चट्टा आ जाता है। ये चार प्रकार के तो हो गए प्राकृतिक। और कृत्रिम में आ गया, जैसे एक तो हो गया कृतन में क्या आ गया, एक तो मूल कर्तन और एक ही स्तंभ कर्तन, और एक आ गया रोपण में आ गया। रोपण में अलग अलग है, रोपण में एक तो जीवी रोपण है, एक पिक्चर है, एक क्रीट है और एक कलिका रोपण है। इसके अलावा एक जो है अपना तीसरा वो है दाब लगाना जिसमें वायु दाब और टीला दाब, ये दो विधियां इसकी अंदर है। तो ये तो हो गया अनिषेक जनन का। और अब लैंगिक जनन में आता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि दो चक्र होते हैं, पुष्पवृंत जिस पे लगा हुआ होता है उसको पुष्पवृंत बोलते हैं, जिस पे फूल टिका हुआ रहता है उसको पुष्पासन कहते हैं। इसमें चार चक्रों से ये मिलकर बना होता है। अगर चारों चक्रों में एक एब्सेंट रह गया तो अपूर्ण, पूरे हैं तो पूर्ण चक्र। सबसे बाहर का होता है वो बाह्य दलपुंज, पहला चक्र जो होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। सबसे बाहरी चक्र एक बाह्य दल होता है, एक सदस्य। और जो अंदर का होता है इसके अंदर जो अलग अलग रंगों में भी पाया जाता है उसको दलपुंज कहते हैं, दूसरा चक्र होता है। और इसके एक दल को, एक सदस्य को दल कहते हैं। इसके अलावा जो पुमंग होता है तीसरा चक्र, वो उसको हम नर जननांग भी कहते हैं। इसमें पुंकेसर पाया जाता है और पुंकेसर जो होता है वो प्राकोष, कुतंतु और युजी से मिलकर बना होता है। इसके अलावा चौथा होता है वो जायांग होता है जो मादा जननांग होता है और इसमें ये अंडकों से मिलकर बना होता है। और इसमें अंडकों से मिलकर बना होता है तो अंडक क्या होता है, अंडा से वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। इसमें बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं जिनको साइड चक्र कहते हैं। पुमंग और जो जायांग है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं जनन में, तो उन्हें आवश्यक क्रिया जननशील अंग भी कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो कंप्लीट हो गया है। अब क्लियर कर दिया है मैंने। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हमारा जो नया वीडियो बने उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप जितना ज़्यादा इसमें जो कमी रह गई हो वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम कल डालेंगे। धन्यवाद। ओके।